हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। और जैसा कि ये थर्ड और लास्ट पार्ट है ऑक्यूपेशनल कोड ऑन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस का। तो क्या है कि तीन पार्ट इसके हो गए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा कोड है। 95 पेजेस की पीडीएफ इसकी है टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो बहुत बड़ी पीडीएफ हो जाती है और फिर उसमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या आप पढ़ें और क्या ना पढ़ें। उसको आप थोड़ी देर पढ़ेंगे और फिर बंद कर देंगे, ठीक है। इसीलिए लेक्चर्स हैं कि आप इन लेक्चर्स के आधार पर जब उसको देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। अगर आप लेक्चर देखेंगे और ओनली पीडीएफ नहीं देखेंगे तो भी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या सर ले रहे हैं क्या छोड़ रहे हैं, ठीक है। और क्यों चीज़ कोई ली जा रही है और क्यों छोड़ी जा रही है और किस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोड है, ऐसे हवा हवा में भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो इसलिए आप उसकी पीडीएफ लीजिए, ठीक है, और फिर इन तीनों को एक साथ लीजिए, तीनों पार्ट्स को, ठीक है। पीडीएफ खोल के तीनों पार्ट्स तीनों वीडियोस को जब आप एक साथ चलाएंगे तब आपको पूरा एक समझ में आएगा, ठीक है। और अक्सर ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि साथ में हमको सारे एक्ट भी पढ़ने हैं क्या। देखिए सारे एक्ट तो नहीं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट एक्ट है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट इसका इम्पोर्टेंट एक्ट है, ठीक है, इस कोड का, और एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, ठीक है। तो उनको तो हमें पढ़ना ही है, इसलिए हमने पहले से पढ़ लिया। और बाकी जो है उन्हीं की हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो इस एक्ट में पढ़ सकते हैं क्योंकि उनको हमने पहले नहीं पढ़ा है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गया और एक फैक्ट्रीज हो गया, तो इनकी हम जो बदलाव हुए हैं, जो चीजें बदली हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, मतलब पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया है, उन्हीं को हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ने लग जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, पूरे 13 एक्ट ही हमको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, फिर अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमको पढ़ने हैं, ये कोड भी पढ़ना है क्योंकि दोनों ही चीजें पूछी जा सकती हैं कि उसमें क्या था और इसमें क्या है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट या फिर फैक्ट्रीज एक्ट का वो ही हिस्सा हम इस कोड में पढ़ेंगे जो चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इसलिए उनको भी पढ़ना आपको जरूरी है, उनकी पीडीएफ और उनके वीडियोस भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो हमने चैप्टर 7 तक करे थे जहां पे था एनुअल लीव विद वेजेस एंड वर्किंग आवर्स, ठीक है। आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 8 से। इसमें है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। तो आपको किस तरीके से रजिस्टर और रिकॉर्ड्स बनाने चाहिए, तो ये गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि आप मेंटेन करें कि वर्क परफॉर्म्ड बाय देम, ठीक है, जिस भी मेंबर का है उसने क्या वर्क किया, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, ठीक है, डेज ऑफ रेस्ट अलाउड, वेजेस पेड, लीव विद वेजेस, ओवर टाइम, वर्क अटेंडेंस, डेंजरस अकरेंस, ठीक है। ये सब आपको नोट करना है। और क्या नोट करना है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट, एडोलेसेंट कहाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। डिस्प्ले नोटिसेज एट वर्क प्लेस में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जैसा भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बताया वैसा आपको नोटिसेज शो करना है, ठीक है। इशू वेज स्लिप्स टू वर्कर्स, आपको वेज स्लिप्स इशू करनी है, ठीक है, वर्कर्स को। आपको रिटर्न फाइल करना है इलेक्ट्रॉनिकली या अदरवाइज, जैसा भी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर आपको बताएगा, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर 9 है वो है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो उसके हिसाब से क्वालिफिकेशंस जो भी बताएगी उसके हिसाब से वो ज्योग्राफिकल लिमिट्स जो भी डिसाइड करेगी उसमें वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर रख देगी अपने हिसाब से, ठीक है। गजट निकाल के एक बता देगी कि ऐसे ऐसे ये होना चाहिए। और फिर उसके हिसाब से वो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, डिप्टी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, ऐसे चाहे जितने वो पद बना सकती है और उनको अपने हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन दे सकती है, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वो एक या दो राज्यों में या दो से ज्यादा राज्यों को मिला के या फिर पूरे देश का भी बना सकती है, ठीक है। तो ये सब उसके आधार पर है कि वो क्या क्या कर सकती है, फिर उनको अपने हिसाब से अधिकार दे सकती है, ठीक है। और ये जो भी बात कहेंगे कि जो भी ये कहेंगे वो फिर इंडियन पिनल कोड के हिसाब से वो लीगली बाउंड होगी वो चीज, ठीक है। अब हम देखते हैं इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर क्या क्या कर सकता है। तो वो एंटर कर सकता है, ठीक है, असिस्टेंस ऑफ पर्सन्स के साथ में या फिर उनके आधार पर डिसाइड कर सकता है कि ये जगह जो है वर्क प्लेस हो सकती है। इंस्पेक्ट एंड एग्जामिन कर सकता है प्लांट मशीनरी माइन किसी को भी, क्योंकि इस कोड में सारे आएंगे, ठीक है। इंक्वायर कर सकता है किसी एक्सीडेंट या डेंजरस अकरेंस के लिए आपसे कि भाई क्या हुआ, ठीक है। प्लांटेशन के केस में वो जो भी कोई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ प्रोसीजर उसको फॉलो करवा सकता है, ठीक है।
गवर्नमेंट का प्रोसीजर फॉलो करवाने के लिए वो इंफॉर्मेशन और सेंसिटाइजेस सप्लाई कर सकता है आपको, ठीक है। वो प्रोडक्शन ऑफ एनी रजिस्टर आपसे मांग सकता है, सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है, ठीक है। कंसर्न ऑक्यूपायर को डायरेक्ट कर सकता है कि कोई भी प्रीमाइसेस जो है उसमें आपकी ये चीज मुझे डिस्टर्बिंग लग रही है, ठीक है, वो बता सकता है। वो मेजरमेंट्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग्स कुछ भी वो ले सकता है, सैंपल्स ले सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयर को डायरेक्ट कर सकता है कि आप किसी आर्टिकल या सब्सटेंस को डिसमेंटल कर दो, हटा दो यहाँ से, ठीक है। और जब तक उसे वो डेंजरस नहीं लगती है तब तक आपको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। जब वो अलाउ करेगा तभी आप उसको रख सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो ये फिर गिल्टी में आएगा, ठीक है। और जो भी वो बाय लॉज है, रेगुलेशंस हैं, वो आपसे फॉलो करवा सकता है, प्रोसिक्यूट कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, डिफेंड कर सकता है। ये सारे काम अगर उसके खिलाफ अपील है तो वो किसी भी कोर्ट में सब काम कर सकता है, ठीक है। और जो भी उसको पावर दी जाएगी वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा उसको फॉलो कर सकता है, और जो वो कहेगा वो लीगली बाउंड है अंडर सेक्शन 175 एंड 176 ऑफ इंडियन पीनल कोड, आईपीसी की धारा 175 176 के तहत मानना पड़ेगा। और जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है लोकल लिमिट्स का, वो ये सारी पावर जो है एज अ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वो यूज कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर फैक्ट्री के केस में क्या उसके पास स्पेशल पावर्स हैं, तो वो किसी भी फैक्ट्री में जो है बताया था कि घुस सकता है, वर्किंग आवर्स में देख सकता है कि जो भी गवर्नमेंट के नियम है उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हैजार्ड और डेंजरस उसको कोई चीज लग रही है तो वो आदेश दे सकता है कि आपको हटाना है इसको, ठीक है। और उसने कह दिया तो आपको हटाना ही पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत अगर कोई चीज का पालन नहीं हो रहा तो वो देख सकता है, ठीक है। माइंस के केस में हम देखें तो माइंस के केस में उसको स्पेशल प्रोविजंस हैं, ठीक है, कि वो जा सकता है, देख सकता है कि किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। सब जगह बात तो एक ही है कि हैजार्डस प्रोसेस और किसी की जान को नुकसान तो नहीं है, यही सब चीजें वो जाके देखेगा। डेंजरस तो नहीं है ह्यूमन सेफ्टी के लिए आपका एनवायरनमेंट, या कोई ऐसा आप पालन तो नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी डेंजरस चीज तो नहीं जैसे आज विशाखापट्टनम में स्टायरिन गैस निकल गई, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ आप नहीं कर रहे हैं जिससे नुकसान हो सकता है, ठीक है, इंडियन मतलब जो लाइफ है उसके लिए, ठीक है। किसी भी मिनरल का या कोई भी ऐसी चीज जो उसको लग रही है कि ये खतरनाक है उसका प्रोहिबिट कर सकता है एक्सट्रैक्शन, ठीक है। वो मना कर सकता है कि अब आप नहीं निकालोगे, और वो कहेगा जैसा आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और माइन के केस में अगर उसने कोई नोटिस दिया, आपको ऑब्जेक्शन नोटिस दिया, तो उसके 10 दिन के अंदर आपको अपील कर देनी, जो भी अपीलेट अथॉरिटी बताई हुई है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो 10 दिन के अंदर आपको अपील कर देनी है, ठीक है। और फिर 60 डेज के अंदर उसका निपटारा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये सारे जो नियम हैं ये किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जो पावर हैं अंडर सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 उसके किसी भी नियम को ये बाधित नहीं करेंगे। तो सेफ्टी और हैजार्डस प्रोसेस या जो भी उसको ऐसा दिखाई देता है माइन के केस में, वो सेफ्टी ऑफ पर्सन के लिए कोई भी आपको ऑब्जेक्शन कर सकता है और कोई भी चीज आपसे मना कर सकता है, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप 10 दिन के अंदर अपील कर दो, ठीक है। डॉक वर्कर के केस में क्या उसके पास स्पेशल पावर्स हैं, तो डॉक वर्कर के केस में भी अगर उसको कोई जगह लगती है कि यहाँ पे जान को खतरा है तो वो बता सकता है, ठीक है। इन राइटिंग वो एम्प्लॉयर को दे सकता है, ठीक है। और चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को भी वो बताएगा, एक कॉपी उसको भी देगा कि मैंने ऐसा ऐसा बोला है, ठीक है। और आप भी फिर चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर या जो भी आपको अपीलेट अथॉरिटी उसके पास अपील कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपील जो है आपको 15 दिन के अंदर करनी है, ठीक है। और 15 दिन के अंदर आप अपील कर दोगे और 60 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। 60 डेज के अंदर उसको निपटाना है, ठीक है। मना कर सकता है सेफ्टी के केस में कि ये काम अब आपको नहीं करना है, ठीक है। और नहीं करना है मीन्स नहीं करना है, ठीक है। और इनके नियम भी बताए गए हैं कि कैसे जो भी चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को कौन सी वो इंफॉर्मेशन दे और कौन सी ना दे, ठीक है, उसके लिए है। लेकिन ये सारे नियम जो हैं वो किसी भी कोर्ट में या कमेटी और बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस कोड या कमिश्नर ऑफ फॉर एम्प्लॉइज कंपनसेशन अंडर एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 या कंट्रोलर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस
या कमिटी ऑफिशियल सुपीरियर और द एम्प्लॉयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कंसर्न या फिर एनी सच ऑफिसर अथॉराइज्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कोई भी डिस्क्लोजमेंट करने से इंफॉर्मेशन के नहीं रोक रहे हैं, ठीक है। यानी उनके आपस में प्रोसीजर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको कोई कोर्ट मांग रही है, कोई कमेटी या बोर्ड है, कोई ऑफिशियल सुपीरियर है, या कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत कुछ बनाया हुआ है, कंट्रोलर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अंतर्गत या फिर कोई सच अथॉरिटी है, तो उनको आपको दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। और इस कोड के अंतर्गत जो भी एंट्री, इंस्पेक्शन, सर्वे, मेजरमेंट या एग्जामिनेशन करते हैं इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर या फिर चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, उसको एम्प्लॉयर को ही अफोर्ड करना है, ठीक है। और स्पेशल ये पावर भी दे सकते हैं किसी को अपने एब्सेंस के केस में कि वो जाके कर सकता है, ठीक है। ड्यूली ऑथोराइज्ड होना चाहिए चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर से राइटिंग में, ठीक है, तभी ये काम हो सकता है, ठीक है। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ पे अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। जो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन वो निर्धारित करेगी, उसके आधार पे उसको यहाँ पे जाके देखना है कि माइन फैक्ट्री के केस में कोई भी जो डेंजरस ऑक्यूपेशन है उसके केस में वो देख सकती है, या फिर कोई सब्सटेंसेस हैं उनका वो निर्धारित कर सकता है मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है, या फिर कहीं पे उसको लगता है कि यहाँ पे बीमारी हो सकती है तो वो सब बता सकता है, ठीक है। एग्जामिनेशन कर सकता है, सर्टिफिकेशन कर सकता है कि एडोलेसेंट यहाँ पे काम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 10 जो है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू वुमेन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। तो सुबह 6 से लेकर शाम के 7 इस टाइम के बीच में के अलावा अगर कभी भी आपको काम करवाना है तो आपको रिटर्न कंसेंट होना चाहिए वुमेन एम्प्लॉय का, तभी आप करवा सकते हो, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर जो हैजार्डस काम है जहाँ पे वुमेन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो विदाउट गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड परमिशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 11 की। तो चैप्टर 11 में स्पेशल प्रोविजंस हैं फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, ऑडियो विजुअल वर्कर, फैक्ट्री, माइंस, ठीक है, प्लांटेशन। तो सबका अलग अलग इसमें पार्ट्स हैं, 6 इसके पार्ट्स हैं। तो जो पहला पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स है। तो कैसे लाइसेंस मिलता है, कैसे लाइसेंस अमेंड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, ये सब हमने देखा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशमेंट एक्ट में, तो वो आप देखें, ठीक है, उसके वीडियो में, क्योंकि सारा यहाँ पे बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो कोड पूरा एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा है। तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर जो हैं वो जब जाएंगे तो उनकी जर्नी का खर्च भी आपको देना है, ठीक है। उनके डिस्प्लेसमेंट का भी खर्चा देना है 50%, और इस भी 50% जो उसकी वेजेस का है। और डिस्प्लेसमेंट या जर्नी दोनों ही केस में उसको जो है पेमेंट ऑफ वेजेस उसी हिसाब से दिया जाएगा जैसे कि वो वर्क कर रहा था, ठीक है। तो ये इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए है। और लाइबिलिटी है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। अगर आपने किसी ऐसे बंदे से रिक्रूट कर लिया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रिक्रूट कर लिया जो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ने रिक्रूट करवाया है जिसके पास लाइसेंस नहीं है रिक्रूट करने का, तो पूरी जिम्मेदारी जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की मानी जाएगी। वेलफेयर फैसिलिटीज के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी मानी जाएगी। अगर लाइसेंस धारी से भी आपने किया है, ठीक है, तब भी क्या होगा कि अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा रहा है, चाहे फैसिलिटीज की बात हो, चाहे आपके बात हो कि पेमेंट ऑफ वेजेस की, दोनों ही केस में अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी के अंतर्गत आएगा कि फिर उसको करना है, ठीक है। हर जो कॉन्ट्रैक्टर है या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है 1 साल के अंदर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, इंटरस्टेड माइग्रेंट वर्कर को पर एनुअली आपको सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। और जहाँ पे नेशनल बोर्ड या स्टेट एडवाइजरी बोर्ड मना कर देता है वहां पे आपको इनको काम नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, जर्नी अलाउंस, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, ठीक है। और आपको उस टाइम पे पेमेंट ऑफ वेजेस भी करना है जब वो डिस्प्लेसमेंट होता है, जर्नी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑडियो विजुअल वर्कर्स की। तो ऑडियो विजुअल वर्कर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो भी फिल्म है, सारी चीजें हैं, तो उसमें प्रोड्यूसर एक होता है, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयर होता है वैसे वहाँ पे प्रोड्यूसर होता है। तो आपको प्रोड्यूसर के साथ एग्रीमेंट करना है, जिस एग्रीमेंट में आपको सब कुछ बताना है कि कैसे प्रोड्यूसर के साथ किया जा रहा है, ठीक है, क्या क्या काम उसको करना होगा।
ये सब आपका लिखा होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरह का एग्रीमेंट आपको करना है। उस एग्रीमेंट में नेचर ऑफ असाइनमेंट, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी और ऑफ वर्क वेलफेयर फैसिलिटीज, ये सब उसमें रहना चाहिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं पार्ट थर्ड इसके माइंस। तो माइंस के केस में जो है, जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, तो जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। और जो ऐसी माइंस हैं जहाँ पे काम ओनली प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए हो रहा है, ठीक है, एक्सकेवेशन यानी जो खुदाई हो रही है वो प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए है, कुछ निकालने के लिए नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन या फिर जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा बताएगी वैसा रखना है, ठीक है। और कोई भी माइंस एंगेज्ड है जो एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, कंकर, मुर्रम या अदर मिनरल्स के, ठीक है, चीज़ें आप निकाल रहे हो, लाइमस्टोन या जो भी मिनरल्स के पार्ट हैं, तो उसके लिए अलग सेंट्रल गवर्नमेंट जो बताएगी वैसा आपको करना है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है अंडर दिस कोड एनी कंडीशंस जो माइन पे अप्लाई होंगी अलग अलग, जो भी वो बताएगी, ठीक है। कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर सीरियस रिस्क है, ठीक है, एम्प्लॉय करने में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बता सकती है कि कितने लोग आप एम्प्लॉय कर सकते हो, लिमिट कर सकती है, और कोई भी वहाँ के लिए वो नियम कानून बता सकती है। और 18 ईयर्स से एज नीचे तो आपको एम्प्लॉय करना ही नहीं है माइन में, और ट्रेनिंग के लिए भी 16 ईयर्स ऑफ एज से कम आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। उसमें भी आपको प्रॉपर सुपरविजन और प्रॉपर सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। डिसीजन ऑफ क्वेश्चन वेदर ए माइन इज कवर्ड और नॉट, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी, और जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का उसके सर्टिफिकेट साइन से ही ये डिसीजन होगा कि ये कवर्ड है या नहीं, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम बात करते हैं बीड़ी और सिगार वर्कर्स की। तो बीड़ी और सिगार वर्कर्स का जो है लाइसेंस बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसके लाइसेंस के लिए आपको बताना होगा कि जो आप जगह यूज करने वाले हो, ठीक है, वो जगह किसके अंडर है, अगर आपके अंडर नहीं है तो किसके अंडर है, आपने उससे अप्रूवल लिया है, ठीक है, किस तरह की जगह आप करने वाले हो, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको आपको सब बताना पड़ेगा, सूटेबिलिटी ऑफ प्लेस, ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके क्या हैं, ठीक है, आप बोनाफाइड हो या मतलब अपने लिए कर रहे हो या किसी और के एप्लीकेंट के हिसाब से कर रहे हो, लेबर वेलफेयर ऑफ लेबर इन द लोकेलिटी, द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ठीक है। तो उस जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है उस लोकेलिटी में उसके हिसाब से आपको बताना होगा, ठीक है। लाइसेंस जो दिया जाता है इसमें 3 साल के लिए दिया जाता है और फिर उसके बाद में रिन्यू करवाया जा सकता है, ठीक है। और जो भी रिन्यूअल है या लाइसेंस है वो आपको 30 दिन के अंदर, जो एक्सपायरी हो रही है उस पीरियड की, उसके 30 दिन के अंदर आपको कर देना है, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास फिर ये चीज़ जाएगी और वो फिर देखेगी कि लाइसेंस दिया जाना है नहीं दिया जाना है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जो अगर आप आउटसाइड इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस के आप कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हो लेडीज़ को या किसी को भी कि मैं जो है आउटसाइड में बीड़ियाँ बनवा रहा हूँ, ठीक है, मैं आउटसाइड प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, ठीक है। और अगर कोई ऐसा चलाने वाला है जो कह रहा है कि मैं अपने घर में ही अपने घर के सदस्यों से ही बीड़ी बनवाना चाहता हूँ, तो उस पर कोई भी इसके सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। उस केस में जो फैमिली होगी उसमें बच्चे नहीं आएंगे, ठीक है, अंडर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट एक्ट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन 1986, उस एक्ट के अंतर्गत इसमें बच्चे नहीं आएंगे। और दूसरा जो प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस है उसी में जो लोग रहते हैं वही उस काम को करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 5 जो है इसका, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं वो किस केस में उनको नहीं अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कोई बहरा है या फिर कोई डिफेक्टिव विजन है या कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी कमी है बॉडी में जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो उसको वहाँ पे हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है पार्ट 6 फैक्ट्रीज की। तो फैक्ट्रीज के केस में किस तरीके से लाइसेंस मिलता है, किस तरीके से अप्रूवल होता है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्या क्या वहाँ पे लाइबिलिटी है ओनर की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने बात करी थी फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसमें जो भी हैजार्डस
अगर आप हैजार्डस सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हो तो वो आपको बताना है, ठीक है। नेशनल बोर्ड इंक्वायर कर सकता है सर्टेन सिचुएशंस में कुछ ऐसी दिक्कत आई है, ठीक है, डेथ है या बॉडीली इंजरी है, कुछ भी है। और इमरजेंसी स्टैंडर्ड जहाँ पे कुछ भी ऐसा हुआ है हैजार्डस प्रोसेस की वजह से कोई दिक्कत आई है, तो जो डायरेक्टर जनरल है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का, वो फैक्ट्री डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विसेज, तो ये सब वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ का पालन करना है। परमिसिबल लिमिट्स आपको बताई जा सकती है कि इन टॉक्सिक सब्सटेंस की आपको कितनी लिमिट लेनी है, ठीक है। और इमिनेंट डेंजर, जो भी खतरा है उसके बारे में आपको बताना है हर एक एम्प्लॉय को, ये उसका अधिकार है, ठीक है। और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का जो ऑर्डर है उससे अगर आप उसके खिलाफ अपील करना चाहते हो तो फिर आपको अपील कर देना है, ठीक है। जो भी अगर उसने आपको कुछ बोला है और आपको अपील करना है तो उसके केस में आप अपील कर दोगे, ठीक है। और फिर 60 डेज के अंतर्गत उस अपील का निपटारा होता है, ठीक है। आपको सब चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स स्प्रेड ओवर इन एनी वन डे, टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक, टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ क्वार्टर और एनी अदर रिलेटेड सब्जेक्ट, तो ये सब आपको बताना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के माध्यम से या फिर खुद राइटिंग में एग्जाम्प्ट कर सकती है, कंडीशंस बता सकती है किस केस में जो है एडल्ट वर्कर को भी काम नहीं करवाना है, और जो भी मतलब कंडीशंस हैं वो हम बात करते हैं चैप्टर 12 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की। तो जो जनरल पेनल्टीज है कि कोई भी आपने इस एक्ट का जो इस कोड का जो प्रोविजन है उसको कॉन्ट्रावेंट किया, आपने उसके खिलाफ जो है मतलब आपने उसको फॉलो नहीं किया है, तो आपको 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है, जो 3 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। और अगर ये वापस से आप करते हो, मीन्स रिपीटेडली आप उस ऑफेंस को करते हो, तो 2000 रुपये पर डे तक का वो जुर्माना आपका चल सकता है, ठीक है। अगर आप किसी इंस्पेक्टर के काम में बाधा डालते हो, ठीक है, तो आपके जो भी आप कर रहे थे, ठीक है, तो मना कर देते हो, विलफुली आप रिफ्यूज कर देते हो या फिर उसके काम में सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो आपके 3 महीने तक आपकी जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर आप 5 साल के अंदर फिर से इस काम को करते हो तो आपकी जेल 6 महीने तक बढ़ सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। नॉन मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर के केस में आप पे 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो बढ़ सकता है। और फिर से अगर आप इस काम को करते हो तो आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के बीच, 2 लाख रुपए तक के बीच में। सर्टेन प्रोविजंस हैं इनके, जैसे 18 साल से कम के आपको लगाने नहीं है माइंस में, और इस तरह के जो सर्टेन प्रोविजंस हैं अगर उस पर आप नहीं पालन करते हो तो 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में पेनल्टी आप पे लगाई जा सकती है, ठीक है। गलत रिकॉर्ड आप देते हो, गलत एंट्री या डिटेल बताते हो तो 3 महीने और 1 लाख रुपए तक की जुर्माना, 3 महीने की सजा, और या ये दोनों हो सकते हैं। कोई भी प्लान्स आप फर्निश नहीं कर पाते हो, ठीक है, कोई भी रिटर्न, नोटिस, रजिस्टर, रिकॉर्ड आप जो है उसको नहीं बता पाते हो, तो 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आप करते हो, ठीक है, कोई भी चाहे चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो, चाहे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो या एम्प्लॉयर हो, या कोई भी जो डिस्क्लोज नहीं करनी इंफॉर्मेशन वो आप करते हो, तो 3 महीने की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों आपके साथ हो सकता है। और कोई भी सिविल कोड जो है नहीं इन चीज़ों को करेगी, जो इसके लिए कोड बनाए जाएंगे वही करेंगे, ठीक है। रॉन्गफुली आप जो आपका रिजल्ट है एनालिसिस का वो गलत बता देते हो तो 50,000 रुपये तक जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों आपके साथ हो सकता है। हैजार्डस प्रोसेस के केस में आप गलत जानकारी देते हो, हैजार्डस प्रोसेस वाला जो क्लोज है उसमें जो सेक्शन 80 है उसके आधार पे अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको 5 लाख रुपए तक का फाइन या 2 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। अगर आप ये दोबारा 5 साल के अंदर करते हो तो 25,000 पर डे का फाइन लगाया जा सकता है। अगर कोई माइन या कुछ भी ऐसा आप चलाते हैं जहाँ पे डेथ या सीरियस बॉडीली इंजरी या ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है, तो डेथ के केस में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना
जो है लगाया जा सकता है और 2 साल तक की सजा हो सकती है। सीरियस बॉडीली इंजरी के केस में 2 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक का आपको सजा मिल सकती है, फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, और इसके जो केस में फाइन है वो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है आपको कि आपको विक्टिम को देना है। ठीक है, 50% से कम नहीं, मतलब 50% से ज़्यादा इसका फाइन आपको देना है विक्टिम को, ये वो कर सकती है। ठीक है, और अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो स्पेशल प्रोविजंस का और कोई इस एक्ट में, तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको लगाया जा सकता है। ऑफेंसेस बाय एम्प्लॉयज, अगर आप एम्प्लॉय हो किसी वर्क प्लेस पे और आप कुछ इसके जो कोड के प्रोविजंस हैं उससे अलग कुछ करते हो, ठीक है, तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कोई भी किसी कंपनी का जो एजेंट है या ओनर है या मैनेजर है, ठीक है, माइन के केस में बात हो रही है स्पेशली, तो उसके ओनर, मैनेजर या एजेंट पे तब तक जुर्माना नहीं हो सकता जब तक किसी चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के साइन से आपने उस बंदे को अपॉइंट नहीं किया है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के साइन से इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जब तक किसी बंदे को अपॉइंट नहीं करता है तब तक आप पे ये नहीं, इसका कोई प्रोविजन लागू होगा। किस केस में आपको छूट मिल सकती है, वही जो 2 कंडीशन हर जगह आती हैं कि ड्यू डिलीजेंस में आपने कोई काम किया है, ठीक है, यानी आपने पूरी तत्परता से काम किया है, या फिर आपकी विदाउट नॉलेज के कोई अपराध हुआ है, उसी 2 केस में आपको माफ़ी दी जा सकती है। तो कंपनी की अगर हम बात करते हैं, कोई कंपनी है और उसके केस में हम देखते हैं, तो कोई कंपनी कि अगर ये 2 कंडीशन नहीं है कि ड्यू डिलीजेंस और उसके विदाउट नॉलेज की कोई काम हुआ है, तब उस 2 कंडीशन में हम जो है सबको जो भी उसके होंगे उस रेडार में उसको गिल्टी माना जाएगा। कंपनी इसके लिए किसको हम कहेंगे, कोई भी बॉडी, कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स ए फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, उन सबको कंपनी कहा जाएगा। डायरेक्टर किसको कहा जाएगा, फर्म के केस में तो पार्टनर को हम कहते थे, ठीक है, माइन के केस में हम ओनर को कहेंगे, ठीक है, और एनी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज 2 ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो सब क्लॉज 2 में भी जो कोई एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स की, उसके केस में हम कह सकते हैं। कोई भी कोर्ट इसका संज्ञान नहीं लेगी अगर आपने 6 महीने के अंदर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के साइन से अप्लाई नहीं किया है। कोई भी कोर्ट जो नीचे है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, ठीक है, फर्स्ट क्लास ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से नीचे है, वो इसका संज्ञान नहीं ले सकती है। 5 साल का जो क्लॉज है कि 5 साल के अंदर जो है रिपीटेड माना जाएगा और फिर से सजा बढ़ा दी जाएगी, उस केस में किन 2 केसों में नहीं होगा, अगर पहले से अर्लियर कंपाउंडेड यानी पहले से उसको रिपीटेड की सजा मिल गई है तो उस पर दोबारा नहीं अप्लाई होगा, या फिर वो अर्लियर कन्विक्टेड है यानी पहले से वो कन्विक्ट है उस चीज का, ठीक है, उसको सजा मिल गई है, तो ऐसे पर्सन को नहीं होगा। ठीक है, तो पहले से उस पर टाइम के हिसाब से कंपाउंडेड है या पहले उस पर पर्सन के हिसाब से कंपाउंडेड है, दोनों ही केस में अगर उसे पहले से सजा मिली हुई है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर 13 की, जो है मिसलेनियस। तो जो लास्ट चैप्टर होता है किसी भी एक्ट का, कोड का, वो मिसलेनियस होता है, जिसमें ये सब होता है कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे मेन अथॉरिटी है, ठीक है, और कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस एज का मतलब बंदे को नहीं लगाया जा सकता, इसमें लगाया, कोई एज रिलेटेड क्वेश्चन आता है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वो सारे जो है सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो डील करेगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है कि ये प्रैक्टिकेबल है या नहीं, ठीक है, लिमिट्स ऑफ ये कोई प्रोसेस है वो प्रैक्टिकेबल है या नहीं, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, कोई डिफिकल्टीज है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करेगी। ठीक है, अगर कोई कॉमन लाइसेंस चाहता है कॉन्ट्रैक्टर फैक्ट्रीज के लिए या इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस के लिए, बीड़ी सिगार वर्क के लिए, ठीक है, तो इन 2-3 कामों के लिए अगर उसको कॉमन लाइसेंस चाहिए तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कहाँ पे इस तरह की अप्लाई आप कर सकते हो कंडीशंस को। ठीक, अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल कौन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। सर्टेन केसेस में आपको जो है कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा नहीं होगा, किसी भी ऑफिशियल गजट से वो इसके अंदर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको इर्रेस्पेक्टिव अगर
कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो ये लगा सकती है, ठीक है। तो ये सारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार होते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, जो भी नेशनल बॉडी, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, उसकी कोई रिपोर्ट है, उसका पब्लिकेशन करना है कि नहीं करना है, ये डिसाइड कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को कितनी पावर देनी है, ठीक है, डायरेक्शंस दे सकती है, समय समय पर उसको पावर दे सकती है। लेकिन शेड्यूल को अमेंड करने का ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, और ये रिपीटेडली अमेंडेड होने चाहिए शेड्यूल, ठीक है। जनरल रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जनरल रेस्ट्रिक्शन भी वो लगा सकती है। सिविल कोर्ट के अलावा कोई जुरिस्डिक्शन इसके केस नहीं सुनेगी, ये कर सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, पहले भी बात आई है कि गुड फेथ में अगर कोई काम करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसको माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। स्पेशल केसेस में एग्जाम्प्ट कब कब किया जाएगा ये वही डिसाइड कर सकती है। पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, ये सब बढ़ाए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से काम किए जा सकते हैं। जैसे आज कोरोना की सिचुएशन है, कोई भी इस तरह की पब्लिक इमरजेंसी है तो ये सब चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट गजट निकाल के कर सकती है। और लास्टली हम बात करते हैं कि कौन से जो 13 एक्ट हैं जो रिपील किए हैं इसने, ठीक है। तो उसकी हमने दोनों ही जो पिछले वीडियोस उसमें बात की है, उसके साथ ये कोड जो है वो एंड होता है। तो आप तीनों को साथ लेके और पीडीएफ को साथ लेके जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये किस तरीके से कोड है और इम्पोर्टेंट कोड है, ठीक है। तो पूरा देखना है हमको और ध्यान से समझ के नोट्स बनाने हैं जो हमारे लास्ट में काम आएंगे, ठीक है। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।